तो गाइज जब भी हम किसी फेमस गाने को सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि इस पूरे गाने के अंदर बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी प्रोडक्शन, मिक्सिंग, मास्टरिंग और रिकॉर्डिंग करी गई होगी। साथ ही साथ जो लिरिक्स लिखे गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा कैची लिखे गए हैं। इसी रीज़न से वो गाना हिट है और कहीं ना कहीं ये बात ट्रू भी है। बट हम सारे लोग एक ऐसी चीज़ को मिस आउट कर जाते हैं जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करती है बट बहुत ही ज़्यादा सिंपल होती है गाने के अंदर, जो कि है वोकल कॉम्पोजिशन। तो अब इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आपका फेवरेट गाना कौन सा है? और जब उस फेवरेट गाने के बारे में सोचते हो तो सबसे पहली दिमाग में चीज़ क्या आती है? ले लो 10 सेकेंड, सोच लो क्या है दिमाग में। सबसे पहले आपके दिमाग में आया होगा वोकल्स, उसकी मेलोडी, फिर कहीं ना कहीं उसकी बीट दिमाग में आई होगी, फिर कहीं ना कहीं कॉर्ड समझ में आई होगी, फिर एफेक्ट्स। तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आते ही वोकल्स हैं और वोकल्स के अंदर जो मेलोडी होती है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। तो अब बात करते हैं एज अ सिंगर है ना, म्यूजिक प्रोड्यूसर, आपको वोकल कॉम्पोजिशन में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और हम जब किसी सिंगर के साथ काम करते हैं या फिर उनको आइडियाज़ देते हैं तो हमारा क्या प्रोसेस रहता है। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो है मेलोडीज एज पावरफुल एज लिरिक्स। तो आज के टाइम पे अगर आप किसी गाने को सुनते हो और उसके लिरिक्स कहीं ना कहीं बेसिक भी हो ना, बट उसकी मेलोडी बहुत अच्छी है और उसकी बीट प्रोडक्शन काफ़ी अच्छे से करी गई हो, तो भी वो गाना कहीं ना कहीं हिट लिस्ट में आ जाता है। और ग्लोबल म्यूजिक इंडस्ट्री में अगर आप कोई भी गाने को उठाओगे, चाहे वो गंगन स्टाइल हो, चाहे वो कोलावेरी डी हो, चाहे वो डेस्पिसितो हो, जितनी भी ग्लोबल हिट्स है ना, उनकी मेलोडी ही है जिसकी वजह से पूरे ग्लोबली वर्ल्ड में ट्रैवल करते हैं और लोगों को पसंद आने लगता है गाना, उनकी लैंग्वेज नहीं है। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल सुनाता हूँ। तो हम सबसे पहला एक गाना सुनते हैं जिसके अंदर वोकल कॉम्पोजिशन का या फिर मेलोडी का काफ़ी ध्यान रखा गया और फिर उसको रिकॉर्ड करा गया। तेरी अखियां दा नूर सोनिए, जीवे अमरा दी होर सोनिए, दस साडा की कसूर सोनिए, नी जान कटी जावे। अब एक और ड्राफ्ट सुनते हैं जिसके अंदर हमने वोकल कॉम्पोजिशन पे इतना ध्यान नहीं दे रखा और ऐसे ही रिकॉर्ड कर रखा है। तेरी अखियां दा नूर सोनिए, जिवें अंबरा दी हूर सोनिए, दस साडा की कसूर सोनिए। तो आई गेस जब आपने दोनों गाने सुने होंगे तो आपको पहला जो ड्राफ्ट मैंने प्ले करा था वो काफ़ी बेटर लग रहा होगा दूसरे से। अगेन दोनों के अंदर बीट प्रोडक्शन भी सेम थी, मिक्सिंग मास्टरिंग भी सेम थी, प्रोसेसिंग भी सेम थी, बट फ़र्क क्या था, जो ड्राफ्ट ए था उसके अंदर जो मेलोडी थी वो काफ़ी अच्छे से वो मैसेज को कन्वे कर रही थी जो कि लिरिक्स कहना चाहते हैं। बट अगर आपकी लिरिक्स कुछ कहना चाहते हैं और वो जो मेलोडी आपने क्रिएट करी है वो उसकी अकॉर्डिंगली क्रिएट नहीं करी तो वो गाना अच्छा साउंड नहीं करने वाला। तो जब भी मैं लोगों के लिए म्यूजिक को प्रोड्यूस करता हूँ ना, और स्पेशली जब मैं किसी बिगनर के लिए प्रोड्यूस करता हूँ, तो मैंने उन सबकी एक हैबिट देखी है। उन्होंने फ़ोन में लिरिक्स तो लिखे होते हैं, बट जब भी मैं उनको बोलता हूँ कि यार ये जो आपने लिरिक्स लिखे हैं इसको गाना कैसे है, मतलब किस तरीके से गाओगे, गाकर सुनाओ, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता क्योंकि उन्होंने कभी मेलोडी या कोई कॉम्पोजिशन लिखी ही नहीं होती। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि अगर आपने बहुत अच्छी लिरिक्स भी लिखी हुई है, बहुत अच्छी प्रोडक्शन भी करा ली और अगर आपकी मेलोडी एवरेज है तो लोगों को वो गाना पसंद नहीं आएगा। सेकेंड चीज़ है फ्रेजिंग, मतलब गाने का अंदाज। तो मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस जब सिंगर के साथ काम करा हुआ है ना, मैंने उनमें एक और चीज़ नोटिस करी है, वो लिरिक्स और कॉम्पोजिशन पर तो ध्यान देते ही हैं, साथ ही साथ वो जो इस तरीके से गा रहे हैं उस शब्द को उस पर भी ध्यान देते हैं। मतलब मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मेरी लड़ाई होगी रोड पे किसी के साथ, ठीक है, और मैं उसको बोल रहा हूँ भाई साइड में गाड़ी हटा ले बहुत मारूंगा, ये ज़्यादा एग्रेसिव लग रहा है? या फिर रे भाई साइड में गाड़ी हटा ले बहुत मारूंगा, ये ज़्यादा एग्रेसिव लग रहा है? ये ज़्यादा एग्रेसिव इसलिए भी लग रहा है क्योंकि मैं उस इमोशन को अच्छे से फील कर रहा हूँ और अपने फेस स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा हूँ ताकि वो मैं इमोशन अच्छे से डिलीवर कर पाऊँ। समझ रहे हो? अब जब आप गाने को गा रहे होते हो तो आपके दिमाग में चल रही है मेलोडी, आपके दिमाग में चल रहे हैं लिरिक्स, बीट को टाइम पर पकड़ना है, बट आप ये भूल जाते हो कि भाई मेरे को वो लिरिक्स को फील भी करना है और वो इमोशन फेस पर लाना है। मैंने रिकॉर्डिंग करते हुए बहुत सारे सिंगर्स की ये हैबिट देखी है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं, सोचते हैं अरे सुर सही से लग रहे नहीं लग रहे, ये हो रहा नहीं हो रहा। इसलिए जब भी आप अपने गाने को रिकॉर्ड कर रहे होते हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलैक्स भी रह लिया करो, इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लिया करो कि मैं ट्यून में गाऊँ या फिर मैं बीपीएम को छोड़ना दूँ, क्योंकि अगर आपने वो इमोशन अपने फेस पे फील नहीं करा ना तो वो आपकी वोकल में भी नहीं आएगा। और जो तीसरी चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो है आपकी बीट की कॉम्पोजिशन। आप ड्रम पैटर्न क्या लगा रहे हो, आप कितने अच्छे सैम्पल्स लगा रहे हो, तो डेफिनेटली बहुत मैटर करता है, बट साथ ही साथ ये भी मैटर करता है कि आप जो कॉर्ड्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हो वो कैसे वोकल कॉम्पोजिशन को मैच कर रहे हैं। अब बहुत बार क्या होता है, एक सैड सॉन्ग है बट उसी सैड सॉन्ग के नीचे अगर हम हैप्पी बीट लगा देते हैं, कुछ ही दिनों से महसूस होता है
थोड़े अलग से हम नजर आते, हम बैठ कर दिन में ख्याल बुनते, ईदों का सिलसिला कम सा रहता, कुछ ही दिनों से महसूस होता है थोड़े तो वो एक डिफरेंट डायरेक्शन पकड़ लेता है। और यहीं पे अगर हम एक हैप्पी वोकल्स के नीचे एक सैड कॉर्ड को इम्प्लीमेंट कर ले तो वो एक डिफरेंट डायरेक्शन पकड़ लेता है। कुछ ही दिनों से महसूस होता है, थोड़े अलग से हम नजर आते, हम बैठ कर दिन में ख्याल बुनते, नींदों का। तो एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर एंड अ सिंगर ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक बार ध्यान से ये सुनना कि वो कॉर्ड, वो बीट क्या इमोशन दे रही है, और उसके बाद उसके ऊपर लिरिक्स और वोकल्स को गाना। बहुत बार लोग सीधा रैप कर देते हैं, लाइक बिना ये सोचे कि भाई ये बीट पे वो जचेगा भी या नहीं जचेगा, या फिर कोई और बीट ला सकते हैं क्या। और जब मैंने इंडस्ट्री में काफ़ी सारे लोगों के साथ काम करा है ना, तो मैंने एक यही चीज़ नोटिस करी है कि आर्टिस्ट ना बहुत ध्यान से सुनते हैं कि यार इस बीट के ऊपर मेरा वोकल कितने अच्छे से जच रहा है, और वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। एक दो बार सुनते हैं, कॉम्पोजिशन ट्राई करते हैं, लगता है ठीक तो डन, नहीं तो डिलीट कर देते हैं, और उसी सेम कॉम्पोजिशन को किसी डिफरेंट बीट पर, किसी डिफरेंट कॉर्ड पर भी ट्राई करते हैं। क्योंकि इससे क्या होता है, आप प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हो और चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप एक अच्छा गाना हिट कर लो। बट यहीं पे अगर एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट बनना है तो आपको ये चीज़ का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा कि आप कंसिस्टेंट भी हो, ये नहीं कि अच्छे गाने के चक्कर में गाने ही नहीं निकाल रहे। तो गाइस, अब मैं आपके साथ अपनी कुछ लर्निंग शेयर करता हूँ, जिसको अगर आप डेली बेसिस पे इंप्लीमेंट करते हो तो आपकी कहीं ना कहीं एज अ सिंगर एंड एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर कॉम्पोजिशन बेटर हो जाएगी, या फिर बीट प्रोडक्शन करते वक्त कॉम्पोजिशन में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है वो काफ़ी बेटर हो जाएगी। तो गाइस, जो सबसे पहली चीज़ है वो है लिसन एक्टिवली। तो मैं जब गानों को कंज्यूम कर रहा होता हूँ ना, तो मेरे दिमाग में ये नहीं रहता कि मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रैप म्यूजिक सुनूंगा, या सिर्फ और सिर्फ पंजाबी सुनूंगा, या हिंदी सुनूंगा। मैं मल्टीपल जॉनर्स को कंज्यूम करता हूँ। अभी रिसेंटली हम हमारी टीम के साथ F1 मूवी देख कर आए, तो उसके अंदर जितने भी डिफरेंट टाइप्स के जॉनरास गाने थे, मैं उनको कहीं ना कहीं लाइक कर लिया और मैं सुनना स्टार्ट कर दूंगा। बट यहीं पे अगर आप मेरी स्पॉटिफाई की प्लेलिस्ट देखोगे और मैं थोड़ा और स्क्रॉल करता हूँ, तो उसके नीचे आपको बहुत ज़्यादा पंजाबी म्यूजिक देखने को मिलेगा, क्योंकि रिसेंटली हमने हमारा स्टूडियो मोहाली पंजाब में शिफ्ट कर लिया है। उससे पहले आपको कहीं ना कहीं देखने को मिला कि मैं कुछ भी जॉनरा सुन रहा हूँ, EDM भी सुन रहा हूँ। अब इससे होता क्या है, आपके दिमाग में ना डिफरेंट बीट स्टाइल के थॉट्स आपके दिमाग में आ जाते हैं, जिससे जब आप बीट को क्रिएट करने जाते हो, या फिर आप जब कॉम्पोजिशन को क्रिएट करने जाते हो, तब आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको आप उतार सकते हो, और आपके पास इतने सारे थॉट्स हो जाते हैं कि आप उसमें से मल्टीपल थॉट्स को ब्लेंड करके अपने तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो। बट यहीं पे अगर आप एक स्पेसिफिक आर्टिस्ट सुनते हो, तो होगा क्या कि आप उसी स्पेसिफिक आर्टिस्ट की तरह शाइन करने लग जाओगे, उसके जैसे ही दिखने लग जाओगे, उसकी तरह ही साउंड करने लग जाओगे, और वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में, और अगर आप उनकी कॉपी बन रहे हो तो इतना कोई फायदा नहीं है। सेकंड चीज जो आपको करनी है, एक बार आपने मल्टीपल स्टाइल्स के जॉनर्स को सुनना स्टार्ट कर दिया ना, उसके बाद आप नेट पे जाओ, सीधा लिख दो पॉप टाइप बीट, हिप हॉप टाइप बीट, ट्रैप टाइप बीट, ड्रिल टाइप बीट, और बीट को प्ले करने के बाद उसके ऊपर एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर या एज अ सिंगर क्या क्या कॉम्पोजिशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हो उसको ट्राई करो। अभी मैं आपके सामने एक दो कॉम्पोजिशंस को प्ले करता हूँ, और उसमें आप सुनोगे कि कैसे कार्तिक और हम साथ में बैठ के एक आर्टिस्ट जसमाना के साथ डिफरेंट कॉम्पोजिशन ट्राई कर रहे हैं, जहाँ पे हम बीट नहीं बना रहे एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर, जहाँ पे हम एक थॉट को इनिशिएट कर रहे हैं कि ऐसे गाने का ट्राई करो। क्योंकि एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर हमारा काम ही यही है कि मल्टीपल सारे जॉनर्स को सुनना, समझना, और उसके बाद आर्टिस्ट को आइडिया देना कि इस तरीके से गाना बना सकते हैं। तेरे एक दो का काम बुरेया है ना, तेरे एक दो का काम, हाँ यही तेरे एक दो का काम बुरे लाओ दिलाओ यार। ओ उरेया, ओ तेरे एक दो का काम बुरेया, ओ किना कर दा तू मेरे ना पिया, ओ किना ना 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 ना। अब आप प्लेइंग कर रहे हो, ओ तेरा ना 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 ना, ठीक गाना ऊपर से। ओ उरेया, ओ तेरे एक दो का काम बुरेया, किना कर दा तू मेरे ना पिया, ओ उरेया, ओ तेरे एक दो का काम बुरेया, मैनू केड़ी गल्लों दसदा नहीं। तो आपको हर बार फुल फ्लेजेड प्रोडक्शन करने के बाद ही ज़रूरी नहीं है कि उसके ऊपर कॉम्पोजिशन करनी है। आप YouTube पे जाके फ्री में सर्च कर सकते हो टाइप बीट्स, और उनको प्ले करने के बाद सोच सकते हो कि यार इसके ऊपर क्या मैं गा सकता हूँ,
किस टाइप की कॉम्पोजिशन ट्राई कर सकता हूँ, क्या जो वेस्टर्न में हो रहा है उसको मैं पंजाबी में उतार सकता हूँ, क्या जो पंजाबी में हो रहा है क्या मैं उसको इंग्लिश में उतार सकता हूँ, क्या कॉम्पोजिशंस को ब्लेंड कर सकता हूँ। ये अब आपकी गेम है और ये टोटली डिपेंड करता है कि एज एन आर्टिस्ट आप क्या एक्सप्रेस करना चाहते हो। थर्ड चीज़ स्पेशली म्यूजिक प्रोड्यूसर्स के लिए, अब आप लोगों ने देख लिया होगा कि जब हम गाने को क्रिएट कर रहे होते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ बीट्स नहीं बना रहे होते, हम आर्टिस्ट को पूरा आइडिया दे रहे होते हैं एक गाने को लेके कि क्या सोच सकते हो, क्या थॉट दे सकते हो। इनफैक्ट कार्तिक और हम साथ में बैठ के उस पर मेलोडी की कॉम्पोजिशन भी कर रहे थे। तो एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर जब आप गाने पे काम कर रहे हो ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ बीट्स मत बनाओ। अगर आपको थोड़ा सा लेवल अप और होना है तो आप ये भी सोचो कि आर्टिस्ट उस पर किस तरीके से गाएगा। और हम अगेन जैसे मैंने ऊपर वाले पॉइंटर में बताया, हमारी प्रैक्टिस यही रहती है कि हम बीट को प्ले करते हैं और उस पर गाने की कोशिश करते हैं कि कैसे गा पाएंगे। और एक बार आप ये करना स्टार्ट कर देते हो ना, तो हर एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर के साथ बेस्ट चीज़ ये होती है कि जब वो अपनी बीट को क्रिएट कर रहे होते हैं तो वो बीट्स को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, 10,000 मेलोडियाँ नहीं डालते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि भाई अगर मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बीट बनाऊंगा तो मैं ही नहीं गा पा रहा तो सिंगर क्या गाएगा। तो इसलिए जब भी आप म्यूज़िक को क्रिएट कर रहे होते हो तो हल्की सी जब उसके ऊपर कॉम्पोजिशन कर पाओगे और आपको लग रहा है यार मैं कुछ कर पा रहा हूँ, तो आपका सिंगर भी उस पर कुछ ना कुछ बना पाएगा। तो गाइज आई होप आपको समझ में आया होगा कि वोकल कॉम्पोजिशन कितना बड़ा रोल प्ले करती है गाने के अंदर, और साथ ही साथ उसको इम्प्रूव करने के लिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप गाइस स्टेप बाय स्टेप ये सीखना चाहते हो कि म्यूजिक को प्रोड्यूस कैसे करते हैं, आइडियाज़ को क्रिएट कैसे करते हैं, मिक्सिंग मास्टरिंग कैसे करते हैं और घर पे बैठ के वोकल्स को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं हाई क्वालिटी, तो गाइस इन सारी चीज़ों को सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा 4 मंथ म्यूजिक प्रोडक्शन कोर्स। और इस पूरे कोर्स के अंदर आपको कोई प्री रिकॉर्डेड वीडियोज़ नहीं दी जाएंगी, हम लोग साथ में बैठ के सीखेंगे कि एक्चुअल में प्रोडक्शन करी कैसे जाती है। और सबसे बेस्ट चीज़ पता है क्या इस पूरे कोर्स की, अगर आपने इसमें एक बार एनरोल कर लिया उसके बाद पूरी लाइफ टाइम तक आपको डाउट सेशंस मिलते हैं। वीक में एक, मतलब महीने के 4 डाउट सेशन लाइफ टाइम। आपको इन फ्यूचर कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है आप हमें रीच आउट कर सकते हो। मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि आपको पढ़ा तो देते हैं, बट अगर आपको 6, 7, 8 महीने बाद कोई डाउट आता है तो आपको कोई जवाब नहीं देता है। बट हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि अगर आपको फ्यूचर में भी कोई डाउट आता है या फ्यूचर में भी आप नेक्स्ट लेवल चीज़ें सीखना चाहते हो तो आप डाउट सेशन में आके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो और नई चीज़ें सीख सकते हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।